सक्षम ने सर सैयद के गुरुओं कौम की उम्मीदों के मरकज भाई तलबा लीडर भाई वीडियो पानी पी लो वीडियो पूरी उनको फोकस कर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुकर्रिर हूँ नवाइज़ हूँ, मुकर्रिर हूँ नवाइज़ हूँ, नसाहिर हूँ मैं लफ्ज़ों का, मुकर्रिर हूँ नवाइज़ हूँ, नसाहिर हूँ मैं लफ्ज़ों का, जुबां बरसात देती है मैं बातें दिल से करता हूँ। आज इस मौके की मुनासबत से मैं सबसे पहले बानी मादरे दरगाह सैयद अली रहमान को खराज अकीदत पेश करता हूं। ये सैयद वाला की बेपनाह कारिशों का जो आज यह शान यूनिवर्सिटी अपने पूरी शान शौकत और वक़ार के साथ मौजूद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी महज एक तालीमी इदारे का नाम नहीं बल्कि एक ऐसे सरचश्मे का नाम है जिससे जमाने ने अपनी तालीमी, तहजीबी और सकाफती कशमगी दूर की है और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला ता क़यामत तक कायम दायम रहेगा। तलबा यूनियन का इलेक्शन इस बात की गवाही देता है कि जो अलीगढ़ तहरीक जिसकी शमा सर सैयद अली रहमान ने खुद चलाई थी वो मध्यम तो हो सकती है पर बाखिला कभी कुछ नहीं सकती। मैं तलबा यूनियन को मुबारकबाद देता हूँ और इससे पहले जो सबसे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्ताहक हैं वो आप हैं जिन्होंने पुरअमन के साथ इतने बड़े इलेक्शन को आसानी से हो जाने दिया। लेकिन कुछ बातें इस इलेक्शन में कुछ सवाल ऐसे थे जो रहकर हमारे जहन में और उनके सामने आते रहे। 2010 में जब यूनियन को दोबारा रिस्टोर किया गया तो हमारा इलेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन एक्ट के बजाय लिंडो रिकमेंडेशन से कराया गया। कोई बात नहीं, अगर लिंडो रिकमेंडेशन के हिसाब से हुआ तो हमें वो भी कबूल है, लेकिन जनाब लिंडो रिकमेंडेशन में यह साफ लिखा है कि जब आपका एकेडमिक सेशन शुरू हो उससे 8 हफ्ते के अंदर आपको इलेक्शन कराना है तो आप उस पर लिंडो रिकमेंडेशन में यह साफ लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव का कोई भी मेंबर यूनियन एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं हो सकता। तो फिर हमारे एक बहुत काबिल प्रोफेसर साहब ने चीजों को पढ़ा देखा, उसके बाद स्टोर में होकर कुछ ऐसा किया कि हमारे वाइस चांसलर साहब को हमारा पैटर्न बना दिया। कोई ऐसा नहीं, मुझे वाइस चांसलर है हमारे पता है, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता कि हमारा स्टूडेंट 75% अटेंडेंस लेके आए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तैयार, हम 100% अटेंडेंस आकर दिखाएंगे। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इससे कोई जामिया साहब मैं आपको ये बता दूं कि हमारे तलबा के ऊपर अल्लाह के शुक्र से तालीमों के वास्ते है, क्रिमिनल रिकॉर्ड के रिकॉर्ड नहीं पाएंगे आप। दूसरी चीज, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, टाइम सेशन में कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ठीक है, मंजूर है हमें, लेकिन हमारी यूनियन में आगे क्यों गैप कर दिया जाता है? एक क्राइटेरिया रख दिया गया कि भाई आप स्टेज के हैं, स्टेज तक आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसके अलावा नहीं लड़ सकते। ठीक है भाई, मंजूर है, लेकिन आप टीचरों को भी क्यों उनके के बाद एक्सटेंशन दे देते हैं? क्या उनके साथ ये क्राइटेरिया नहीं होगा? आपको स्टूडेंट यूनियन को गैप कर देंगे, 1 साल हुई 2 साल गायब, फिर 1 साल हुई 2 साल गायब, लेकिन क्या कभी आपने टीचर्स एसोसिएशन के इलेक्शन को रोका? अमूटा के इलेक्शन को हर साल होने दिया जाता, उन्हें क्यों नहीं रोका जाता?
काफी वक्त हो जाएगा और काफी वक्त की तंगी भी है शायद आज। लेकिन जब एयू में वाइस चांसलर साहब जब यहाँ पहले रोज आए तो उन्होंने एक काफी बार सेमिनार किया था यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के। हर वक्त वाइस चांसलर साहब कहते रहे कि यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है मैं उसके लिए बहुत ज्यादा संजीदा हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं 2017 तक यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी कैरेक्टर में दोबारा से वजूद में लाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, हम लोग आपके साथ हैं, जहां जहां लड़ाई होगी, जहां जहां जिस चीज की जरूरत होगी, या कप्तान वादा करता है 28 तलबा के साथ आपके साथ खड़ा होगा। देखिए अभी बातें सुन लीजिए, कोई तालियां कितने बजेंगी। जामिया साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में माइनॉरिटी कैरेक्टर के लिए सेमिनार कराते हैं, लेकिन वहीं जब ये हैदराबाद में जाते हैं तो वहां कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि हमारे मुसलमानों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। जामिया साहब मैं नहीं जानता किसके पीछे आपकी क्या वजह है, लेकिन आज के हालात के साफ तौर से स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट के साफ तौर से कहती है कि हमारी कौम को रिजर्वेशन की जरूरत है। आज हम दलितों के भी पीछे जामिया साहब आपका ये दोहरा रवैया क्यों हमें नौकरी करेगा। जामिया साहब जब से आए हैं हर सेमिनार में, हर कॉन्फ्रेंस में 15 अगस्त 26 जनवरी सर सैयद डे पे हमेशा इनका एक नारा रहा है कि हम यूनिवर्सिटी को 1 नंबर पे लाएंगे। और हम लोग यहाँ भी आपके साथ हैं, 1 नंबर पे लाने के लिए हम अपना खून पसीना एक कर देंगे, हम तैयार हैं आपके लिए। शुरुआत की जाती है जेएनएमसी से। भाई चलो हमारी भी सबसे एक एक करके फैकल्टियों पे एक चीज है, तो हमारे शेखुल जामिया में आते ही शेखुल जामिया साहब ने कहा कि हम जेएनएमसी को एम्स के बराबर दर्जा दिलाएंगे। 1 नंबर पे यूनिवर्सिटी को लाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा एम्स मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एम्स के बराबर होगा। बहुत खुशी की बात है, उसको जो फैसिलिटीज दी जाएंगी, जो कुछ भी होगा एम्स के बराबर होगा, तो वाकई हमारी जो जरूरत है। लेकिन क्या कभी आपने जेएनएमसी की हालत जाके देखी? मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल की हालत देखी? 28,000 तलबा पे सिर्फ एक स्पेशल वार्ड है। 28,000 तलबा पे सिर्फ एक स्पेशल वार्ड है। क्या ये चीज बनने का 1 नंबर पे बनेंगे? चार स्पेशल वार्ड बने हैं टीचरों के लिए, 4 स्पेशल वार्ड है, लेकिन 28,000 तलबा के सिर्फ एक वार्ड क्यों? क्या करेंगे? हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को आप स्पेशल वार्ड के नाम पे जनरल वार्ड में रखते उन बच्चों और लड़कियों से परेशान होते हैं, तब नहीं दिखता क्या इन कमियों की वजह से हम 1 नंबर पे हो जाएंगे? हमारे मेडिकल कॉलेज में एक भी लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट एम्बुलेंस नहीं है। एक भी लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट के साथ एम्बुलेंस नहीं है। जब हमारा कोई भाई रेफर किया जाता है जल्दी के लिए तो हम बाहर से बुक करते हैं एम्बुलेंस। क्या हमारी यूनिवर्सिटी को एक लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट के साथ एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है? 2.5 साल हो गए आपके एक भी एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? हमारा जब भाई एक एक करके सबके सामने आ जाएगा, हमारा जब भाई को रेफर किया जाता है दिल्ली के लिए, जब कोई ऐसी कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ खतरनाक बीमारियां हुई जिसकी वजह से दिल्ली के लिए भी रेफर किया गया, तो उस वक्त यह 28,000 तलबा अपने फंड अपने पास से पैसे देकर उसके खर्च उठाते हैं, उसकी बीमारी का खर्च उठाते हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के पास फंड नहीं है। मैं वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि एक ऐसा फंड बनाए कम से कम 5 लाख रुपए का, कि अगर किसी भाई को, हमारे बहन को कोई परेशानी हो तो पैसे की करनी की बात 1 नंबर की चल रही है। एक सवाल और बहन में है,
रिनोवेशन के काम में लगा हुआ है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं हम 1 नंबर में कैसे आ जाएंगे? लोग पावर का इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे तारीख मंसूर साहब जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो आपको बताना चाहिए कि CMS भी है हॉस्पिटल की। एक आदमी 2 बड़ी पोस्ट पे कब्जा किए बैठा हुआ। शेखुल जामिया साहब ने अपने पावर का इस्तेमाल करके हमारे सीनेट के ख्याल न करते हुए उन्हें MCI का मेंबर भी बना दिया। काबिल है अकेले इन सारी पोस्टों को आप संभाल सकते हैं। सच का सामना हो गया भाई। दूसरे नंबर पे 1 नंबर पे लाने के लिए जो दूसरे नंबर पे हमारी फैकल्टी है वो है इंजीनियरिंग फैकल्टी। साहब ने ये वादा किया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों को IIT के बाबा का दर्जा मिले। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। प्लेसमेंट के नाम पर सिर्फ मनी से कुछ प्लेसमेंट हो जाते हैं। आप फेसबुक और सोशल साइटों को तो आसानी से बंद कर देते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन जो चीज गलत हो रही है उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा? आपके BE की क्लासेस शाम तक होती हैं, लेकिन वहां मुझे बार बार इस बात जब भी गया तो यही बात की गई कि हमारे कैंटीन को खोलने के लिए आप परमिशन दिलवा दीजिए। आपकी एक छोटी सी डिमांड को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा? प्लेसमेंट करके कोई सही आपको प्लेसमेंट करना है तो आपके सामने एक चीज दिखाता हूँ। इसके जवाब में आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ से 28,000 तलबा 5,000 तलबा जो रोज जो हर साल पास आउट होते हैं, उनमें 2012-13 के सेशन में प्रोफेशनल कोर्स में 362 लोगों का प्लेसमेंट हुआ। 362 लोगों का 2012-13 सेशन में हुआ। और पिछले सेशन की बात बता रहा हूँ आपको। पिछले सेशन में जब प्रोफेशनल कोर्सों का प्लेसमेंट हुआ था उससे पहले 362, पिछले साल जो हुआ है वो 163 लोगों का। कॉपी में आपको देता हूँ कि आप इसका ख्याल रखें और देखें और इस पर जो मुनासिब कदम वो उठाएं। बिल्कुल खुला चेहरा और मुझे नहीं लगता कि इससे हमारे शेखुल जामिया साहब भी वाकिफ नहीं होंगे। नहीं वाकिफ इंजीनियरिंग एंड बीटेक की है ये लिस्ट। इसमें ऊपर से नीचे तक धांधली की गई है। 140 तक आप सीरियल नंबर से लाते हैं, उसके बाद 140 के बाद आप लोगों को बैठ कर देते हैं और दूसरे वेटिंग वालों को अंदर लेके आते हैं।
ये क्या तरीका है भाई? हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पूरी तरीके से ध्यान दिया उन्होंने। ये गुजारिश करूंगा कि ये इस मसले पे जितनी जल्दी हो सके आवाज उठाएं और लियाकत खान उनके साथ सहना बसाना। और हाँ, टाइम फाउंडेशन के साथ भी आप एक इंटरव्यू करना। इसमें जो धांधली हुई है, जो बेईमानियां हुई हैं, उसका चिट्ठा खोलना है। इसमें हवा में बातें नहीं होंगी। और इसमें आपको सबसे अहम बात बताता चलूं कि जो परसेंटेज हाई परसेंटेज पे लड़के को वो ब्रांच नहीं दी गई, वो ब्रांच नहीं दी गई जनाब। जितने पैसे यहाँ दे रहे हैं उतने अगर हेल्थ सेंटर में लगी होते अच्छे खाते लड़कों की। भाई आज फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज के लड़कों का कॉमर्स और मैनेजमेंट के लोगों को जो हमारी यूनिवर्सिटी की शान हुआ करती थी उसके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? और यूनानी मेडिसिन के लोगों को आखिर क्यों नहीं आप इनके बराबर नजर से देखते हैं? क्या उनकी क्या पता है? सिर्फ 2 फैकल्टियों को लेकर आप 1 नंबर में पहुंचने का कम सा ख्वाब देख रहे हैं। क्या ये बाकी फैकल्टियां बेकार है? अगर बेकार है तो बंद क्यों नहीं करती जा रही? 1903 का तो आप लोगों ने सुना ही होगा। 1903 के पावर का इस्तेमाल किए जमात शेखुल जामिया साहब 93 का इस्तेमाल करके अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन क्या शेखुल जामिया साहब 93 से क्या कभी किसी लड़के का भी फायदा हुआ है? फायदा हुआ है? एक अपॉइंटमेंट आपको साफ साफ आपके सामने रखता हूँ। राशिद साहब साहब का इंग्लिश डिपार्टमेंट में 93 का स्वयं इस्तेमाल करके अपॉइंटमेंट किया। वो कोई प्रश्न नहीं। 93 का इस्तेमाल करके सर ने राशिद साहब का इस्तेमाल किया, अपॉइंटमेंट किया इंग्लिश डिपार्टमेंट में। लेकिन जब वो क्लास लेने गए तो पता चला कि इंग्लिश में ही उनके हाथ तंग गए। उसके बाद उन्हें उर्दू अकेडमी में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन हमारे उर्दू के नहीं गली कॉलेज में भेज दिया गया, कॉलेज में भेज दिया गया। लेकिन जब वहां भी कितना हो सका तो देखा गया कि अब क्या किया जाए, उठा के ब्रिज कोर्स का उनको हेड बना दिया। कौन सी वजह थी जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी फिर चौथी जगह तक ट्रांसफर करना पड़ गया? अगर काबिलियत नहीं थी, उनके अंदर काबिलियत दिख गई अपॉइंटमेंट में, लेकिन यहाँ बैठे तलवाओं को क्या काबिलियत नहीं दिखी? मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि 90% से ज्यादा हमारे तालिब इल्म जो रिसर्च स्कॉलर नेट जाहिर किया, जो अपॉइंटमेंट के लिए करते हैं, वो यूनिवर्सिटी की खिदमत के लिए हर वक्त और अच्छे तरीके से तैयार है। उन्हें क्या कमी है जो उन्हें नहीं अपॉइंट किया जाए? दूसरे साहब हैं, द्विवेदी साहब हैं, बेस्ट स्टडी के द्विवेदी साहब का भी अपॉइंटमेंट किया गया। लेकिन हमारे भाइयों, आपसे तो कहा जाता है कि आपकी 75% अटेंडेंस कंपल्सरी है। आज तक उन्होंने एक क्लास भी नहीं लिया और उनकी सैलरी उनके अकाउंट में जा रही है। देख लिए जाते हैं। क्या कभी आपने उनका रजिस्टर देखा?
बाद इंटीग्रल न्यूज लखनऊ से मिली। हम लोग अपनी बात देते हैं कि लेकिन शेखुल जामिया साहब को तो 2 रोज में मिल गई वो डिग्री, और जो 2-2 साल से हमारे भाइयों के पीएचडी के वाइवा नहीं हुए उनका क्या होगा? उनसे पूछिए कि डॉक्टर जब नाम के आगे लगता है तो क्या महसूस करते हैं? उनकी परेशानियों को देखिए। रिसर्च के बाद इस कारण से आप कहते हैं कि आप 3 साल में अपनी पीएचडी पूरी कीजिए, नहीं तो आपसे रूम छीन लिया जाएगा। क्या कभी आपने किसी टीचर से, किसी सुपरवाइजर से कहा कि अगर 3 साल में पीएचडी नहीं हुई तो मैं आपका चेंबर छीन लूंगा? 3 साल में पीएचडी पूरी नहीं कराई तो मैं आपका बेंगलोर खाली करवा दूंगा? तो आखिर स्टूडेंट के ऊपर सारे उसको बताइए भाई। उन्हीं के सारी दुश्मनी। एक चीज यहाँ ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगी, उसके बारे में शायद शेखुल जामिया उससे वो बात जानते हो या न जानते हो। मैं यहाँ से उनको ये बात बता दूं कि हमारे यहाँ एक फैकल्टी है, बहुत नामी फैकल्टी है, लॉ फैकल्टी। लोग जानते हैं माशाल्लाह। लॉ फैकल्टी में जब किसी रिसर्च स्कॉलर का वाइवा होता है तो ये एक अजीब सा ट्रेडिशन वहां बना दिया गया है कि वहां पे मौजूद सभी टीचरों को, रिसर्च स्कॉलरों को वो स्कॉलर लंच कराए या डिनर कराए, लेकिन पूरा कराएगा वो भी बनीमे की तरह। कंपल्सरी के अब कोई रूल नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशन बना दी गई है। शेखुल जामिया साहब अगर आपको ये बात पता ना हो तो डीन साहब को बुला के पूछिए कि ये कौन सा ट्रेडिशन है भाई जो बनीमा किस मेहनत से किस तरीके से अपनी डिग्री पाता है, उसके बाद उस पर प्रेशर किया जाता है खाना खिलाए। अब ये सुधरेंगे नहीं। जामिया साहब आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर साहब को है, जो वहाँ कमेटी में भी मुझे बोले कि डॉक्टर साहब जरा कम बोलिए, अभी बहुत से लोग हैं बोलने के लिए। कौन सी बात है भाई? आज तो हमारे आपके बीच में यहाँ बैठे हमारी यूनियन के बीच आज भी हम नहीं बात कर सकते। अपने सर सैयद की कुर्बानी दे दी। और कश्मीर में फ्लड आया उस वजह से हमें एक बार भी हमने नहीं कहा, उनकी तकलीफों को हमने सोचा, उनकी परेशानियों को देखा और हम अपने सर सैयद की कुर्बानी दे दी। लेकिन मुजफ्फरनगर के कैंडिडेट जो हमने अपनी 51 लाख रुपए इकट्ठा करके शेखुल जामिया साहब हमको भेजा जाए, बनाने के लिए नीचे बोर्ड होगा, नीचे बोर्ड होगा। मैं पूछता हूँ उनसे, आप जो लोगों को पैसा आपने उसे वहाँ के लोगों के लिए भेजा था, तो यहाँ स्कूल बनाने का क्या? अरे खत्म हो गया। आप बताइए, जब वहाँ लाशों को कफन नसीब नहीं हो रहा था, बच्चों को खाने की जरूरत थी या स्कूल की जरूरत थी? भाई बैठ गया, इधर ही बना रहे हैं लोग। स्कूल की जरूरत थी। हाँ भाई बैठ गया यार। पैसे को स्कूल बनाने के लिए क्यों रोका गया? फिर हमने अपने पैसे काटते इससे रोकने का कब तक स्कूल, और उस स्कूल में ये कहा गया कि विक्टिम्स के लोग तालीम हासिल करेंगे। अरे जिन्हें खाने नसीब नहीं हुए, जिन्हें कफन नसीब नहीं हुआ, जिन्हें दवाएं नसीब नहीं हुई, उनके लिए आप स्कूल की क्या सोच सकते हैं? ये कौन सी सोच है? क्या रीजन है आपका? कश्मीर में भी लगता है अब
तक जाए तो भेजा जाए। जब पानी कहीं बाढ़ से सैलाब से जब लगता है तो वहाँ अपने पीछे बहुत सी बीमारियां छोड़ के जाता है। वहाँ अब पैसों की जरूरत है, वहाँ अब दवाओं की जरूरत है, लेकिन शेखुल जामिया साहब भाई क्या बैठ जा बताएं, भाई। पैसे कहाँ हैं? हमारे परेशान भाइयों के पास क्यों नहीं पहुंचा? भाई खुद बैठ के हाथ ऊपर कर लो यार, खुद बैठ के हाथ ऊपर कर लो ना। 9 बजे पहुंचा तो दरवाजा बंद कर देंगे तो मीटिंग नहीं होगी। आज हम लोग को ये पता है मीटिंग नहीं करते हैं, लेकिन साल भर उसके बाद कुछ ऐसी थी ऐसी बस सब कुछ हुआ। और जब हमारे कश्मीर और मुजफ्फरनगर के पैसों की बात आती है तो हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत ही मशहूर कहावत बुजुर्गों ने कहा है, अमानत में खयानत हो। क्या ये अमानत में खयानत है? अब देखिए डीसी साहब तो हो ही गया, पीसी साहब की सुनिए। जब कश्मीर में जब फ्लड आया है तो हमारे आरडीए के जो हमारे भाई हैं वो आए पीडीसी साहब के पास गए। उस वक्त शेखुल जामिया साहब मौजूद नहीं थे, तो पीडीसी साहब उस वक्त यहाँ थे, तो वो लोग पीडीसी साहब के पास आए कि जनाब जो पैसा हमारी सैलरी का उसका काटा गया है वो हमें दिया जाए कि हम जाके वहाँ फ्लड विक्टिम्स के लिए कुछ कर सकें। पीडीसी साहब ने मना कर दिया, नहीं दे रहा है। मजबूर होकर वो लोग आरडीए में अपना एक मीटिंग की, उन लोगों ने अपना मना किया कि हम पैसे नहीं भेजा। उसके बाद वो पैसे वापस आए तो उन लोगों ने 10 डॉक्टरों की टीम वहां भेजी। पीडीसी साहब ये रवैया अपनाते हैं, उन्हें पैसे वापस नहीं दिए। लेकिन अब नई बात सुनिए, पीडीसी साहब के पास हमारे पीडीसी साहब के पास जो एजुकेशनल टूर जाता है उसके लिए पैसे नहीं है, लेकिन नई होंडा गैस खरीदने के लिए कुछ पैसे किस सोच को लेकर यहाँ पे खिदमत की कम और नजरियत लाइफ बिताने की 30 लाख की होंडा सिविक कार जनाब और 42 लाख रुपए की बनी थी। 42 लाख रुपए की बिल बनाई थी उन्होंने। हमारी पूरे फर्नीचर की जब कीमत होगी उससे ज्यादा कीमत का बिजली और ये डाइनिंग टेबल यहाँ से डाइनिंग टेबल की कीमत हमारे पूरे फर्नीचर बंद होगी ना। हाँ ये पूरी बंद हो जाए। बदरुद्दीन तैयब साहब थे, जब उनके लिए कार खरीदी गई उन्होंने देखा कि इतनी महंगी कार, मना कर दिया उसका पेमेंट करने से। कहा कि ये पैसा यूनिवर्सिटी का पैसा है, बच्चों का पैसा है, इससे मैं काम नहीं कर दूंगा। और अपनी सैलरी से अपने पैसे से उन्होंने उस पूरे कार का पेमेंट किया था। ये वो हमारी। और आज हम लग्जरियस लाइफ बिताने के लिए यूनिवर्सिटी में आते हैं। हमारे शेखुल जामिया साहब लंदन से वापस आए, हम 100 साल पीछे 100 साल पीछे। उनकी इमारतें बहुत खूबसूरत है, वो अपनी इमारतों को बहुत संभाल कर सजा कर होना चाहिए। ये हमारी हेरिटेज है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक एक ईंट की हिफाजत हमें खुद करना। हमें किसी ये नहीं सोचना कि कोई दूसरा आकर मुझे सिखाए, खुद हमारे खून में हम सैयद रहमान की वो नस्ल है, उनके कौन की नस्ल है, ये हमने सीखा है कि अपनी दर्जा की हिफाजत कैसे करनी है। ये सवाल शेखुल जामिया साहब अगर हमारे यूनिवर्सिटी इंजीनियर साहब से पूछते तो ज्यादा बेहतर है कि यूनिवर्सिटी इंजीनियर साहब
आखिर आप क्या करें? ये टेढ़े मेढ़े नक्शे क्या आपको समझ में आते हैं? हमारे यूनिवर्सिटी इंजीनियर साहब को क्या पता, अल्लाह में कसम, किस सोच के हैं वो? जब वो नई बिल्डिंगों को बनाते हैं तो क्या वो आर्ट्स फैकल्टी को नहीं देखते? क्या वो कांग्रेस कमेटी को नहीं देखते? क्या वो हमारे लिए हमारा रास्ता भाव को नहीं देखते? क्या सोच थी, क्या विजन था उन बिल्डिंगों के पीछे? आज आप जाकर देखिए मौलाना अंदर जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हेरिटेज में है, और बगल में जो एक्सटेंशन बनाया है यूनिवर्सिटी इंजीनियर साहब ने, लगता है कि किसी रीडिंग रूम से भी बेकार से नई बिल्डिंग जो बन रही है, क्या विजन है उन बिल्डिंगों के पीछे? क्या सोच है उन बिल्डिंगों के पीछे? आगे हमारे फैकल्टी का जो बजट आता है अपग्रेडेशन के लिए, उसके इनोवेशन के लिए, उस पैसे को आज फैकल्टी के इनोवेशन में खर्च न करके डीसी लॉज के इनोवेशन में खर्च किया जाता है। 1.5 साल से खुदी हुई रोड, 1.5 साल से जो रोड खुदी हुई थी, उस रोड को 10 दिन में बनाया गया और 15 दिन में वो रोड उखड़ गई। क्या हमारे यूनिवर्सिटी इंजीनियर साहब से आपने ये सवाल नहीं किया कि वो रोड क्यों उखड़ गई? फाइनेंस ऑफिसर और यूनिवर्सिटी इंजीनियर साहब और समझ में नहीं आता कुछ किसे खुश करना चाहते हैं, किसे अपना उल्टू सीधा व्यक्ति नाकाओं को अपने को खुश करना चाहते हैं। और इंस्टॉलेशन अब अपनी बात और अपनी बात इंस्टॉलेशन यूनियन 29 अक्टूबर को बनने के बाद 2 रोज के बाद हमारे बात रही है कि इंस्टॉलेशन सेरेमनी होती है, लेकिन आज 15वां रोज में आपने क्या वजह होगी? शायद हमारे यूनियन के मेंबरान ने एक वोट ऑफ थैंक्स में ये बात कही थी कि मुहर्रम की वजह से इसे डाल दिया गया। मुहर्रम 10 रोज का होता है या 10 तारीख तक होता है? जानिया साहब, अगर यही वजह थी तो आप अपने लंदन का कोई हिसाब से रखते कि हमारी यूनियन पहले ही इंस्टॉलेशन का पहले लंदन का अपना लंदन का टूर पोस्टपोन कर सकते तो क्यों नहीं किया? क्या उस वक्त मुहर्रम नहीं चल रहा था? इंस्टॉलेशन के लिए मुहर्रम चल रहा था, क्या लंदन के टूर के लिए मुहर्रम नहीं चल रहा था? नई मुंतखब यूनियन को भी देता हूं और मैं यूनियन से ये गुजारिश करता हूं कि वो जो भी हक का काम होगा, अच्छा काम होगा, आप एक बार आवाज दे के देखिए, लियाकत खान आपके साथ शाना बशाना। कुछ बातें हैं जो मेरे ध्यान में थी, अब कुछ मुद्दे जो मसाइल है हमारे, उन चीजों पे आ जाए। यूनियन से हम ये गुजारिश करेंगे जो माइनॉरिटी स्टेटस पे सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में मौजूद न हो, जो हो सके जितना हो सके वो करें, हम सभी लोग उनके साथ। एडमिशन पॉलिसी में जो भी धांधलियां हुई हैं, जो भी बेईमानियां हुई हैं, उनको आप लाइए, प्लेटफॉर्म पे लाइए, हम सभी लोग आपके साथ हैं और 1 महीने के अंदर आपसे गुजारिश है कि उन चीजों को, उन कमियों को दूर किया जाए। तीसरी चीज, पीडीसी साहब का पावर कम किया जाए। हमारे यहाँ पीडीसी साहब का काम होता था स्कूलों की देखभाल करना, जो स्कूल हमारे जुड़े हुए हैं उनकी देखभाल के लिए पीडीसी साहब को किया जाता था, लेकिन आज पीडीसी साहब को यूनिवर्सिटी पे अपना देखभाल कर रहे हैं, उनके पावर को ज्यादा किया जाए और देखभाल के लिए रखा जाए। चौथी चीज, प्रिंसिपल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सीएमएस के पावर को अलग अलग किया जाए, किसी एक आदमी को इन्हें दे दिया जाए। 5वीं चीज, मुजफ्फरनगर और कश्मीर के लिए जो फंड हुआ था उसे जितनी जल्दी हो सके वहां के लिए भेजा जाए, कि वहां जो परेशान आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द मदद मिल सके। 6वीं चीज, रिसर्च स्कॉलर, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की जो भी मसाइल है, उन मसाइलों को अच्छी तरह आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, जितनी जल्दी हो सके, और जितनी जल्दी क्या, आप कम से कम 1 महीने का टाइम दे लोगों को, 1 महीने के अंदर इन चीजों को दुरुस्त किया जाए।
और 7वीं और 8वीं भाई, हाँ ठीक है। अगर डायरेक्ट से कहाँ जो है काम चलने वाला। मुबारकबाद दीजिए हमारे सेक्रेटरी साहब को कि जिन्होंने केंद्रीय खाद्य भंडार की पोल खोल दी। सामान दिए जा रहे थे, कई डेट थी और वो भी केंद्रीय खाद्य भंडार खोला गया। तो इस बात पे खोला गया कि वहां पे आर्मी की जो कैंटीन होती है उस बिना पे खोला जाएगा और आप लोगों को सस्ते से सस्ते दाम पे सामान मुहैया करा जाएगा। लेकिन क्या वजह है जनाब कि डाइनिंग का सामान केंद्रीय खाद्य भंडार से खरीदने पे हर महीने कम से कम 30,000 से 5,000 एक्स्ट्रा बर्डन स्टूडेंट पे आ रहा है। तो केंद्रीय खाद्य भंडार का आप हॉल के ऊपर इस चीज को कंपल्सरी करना कि सामान नहीं से खरीदा जाए, क्या रीजन है उसके पीछे? जब हमें वहां से सामान महंगा मिल रहा है तो सिर्फ इस बात से वो सामान जो मिलेगा वो सही मिलेगा और सही क्या मिला हमारे सेक्रेटरी साहब ने आप लोगों को दिखा दिया है। कार्रवाई उस पर नहीं हुई, एफआईआर उस पर नहीं लिखी गई, हमारे सेक्रेटरी साहब के खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है। तो भाई क्या हो जाए उसका मिशन का मसला है क्या? छोटे मसले हो, लेकिन आप लोगों को बता दो हमारे यूनियन का शाहिद साहब ने अभी औकात बताया कि आयरन लेडी का खिला दिए थे। ये टेंडर वाले बहुत छोटी चीज है, टेंडर वाले बहुत छोटी चीज है। इन लोगों की बात है तो आप लोग माशाल्लाह अच्छी तरह समझते हैं। और आखिरी चीज जनाब, आखिरी चीज है टाइम्स ऑफ इंडिया को टोटली बैन किया जाएगा। शांता साहब के ऊपर कोई उंगली उठाया तो देखते हैं। ये दिखाकर हमने साबित कर दिया कि हम जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा रहेंगे। शेखुल जामिया साहब, ये ताली एक हाथ से क्यों बचती रहेगी, कब तक बचती रहेगी? हम तो ये भी उम्मीद करेंगे कि हमारे वालिद साहब भी कभी अपना डीसी लॉज छोड़कर, कभी अपनी ऑफिस छोड़कर नीचे आकर हमसे मोहब्बत से मिले तो लगे कि हाँ ईमानदारी से ये भी हमारा एक बात और कल हमने जो एहतजाज किया था टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ, उसमें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने हमारे एक भाई अजील अलवी के ऊपर केस किया तो उससे पहले हमें दिखा देना है कि हम क्या हैं। आपसे गुजारिश है कि उससे पहले अजील अलवी पे कोई कार्रवाई हो, हम चाहते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर कार्रवाई की जाए। कोई केस हो गया तो अगर हम आपके लिए एहतजाज कर सकते हैं सड़कों पे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं ये होगी बहुत।
हम लोग को उनके साथ शाना बशाना अरे भाई बोलो, अरे भाई बोलो बोलो, अभी हमारे डीसी साहब एक खुतबा करने आएंगे, आप उनसे भी सवाल कर लेकिन आप बोलो सदर साहब ने इलेक्शन के दौरान एक वादा किया था कि हमारे हेल्थ सेक्शन में एसी नहीं है और मैं उस वक्त ऑफिस की सारी एसी आपको